प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कान खोल कर सुन लें, किसी करप्ट को मैं नहीं छोड़ने लगा, किसी के को NRO नहीं मिलेगा, तो बड़ा सख्त किस्म की पॉलिसी इख्तियार कर ली है इमरान खान साहब। हाँ, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि मांग कौन रहा है हमसे। अभी हमजा शहबाज शरीफ कह रहे थे, जरदारी साहब ने पहले ही कह दिया था, नवाज शरीफ साहब तो पहले तो ही कर गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो तकरीर नहीं सुनी इमरान खान की, और मरियम जवाब देंगी, मैं टीवी देखता ही नहीं। तो बहरहाल ये NRO का जो मामला है, एक तो NRO की टर्म जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, ये कोई यहाँ इतना अप्लाई नहीं करती, कम से कम प्राइम मिनिस्टर को नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद ये कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है कि माफ़ी तलाफ़ी, हाँ, वो रू रियायत के मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं NRO को। अब ये सवाल है कि ये माफ़ी तलाफ़ी इमरान साहब देंगे या को और ताकत देगी। मुशर्रफ के दौर में तो बड़ा आसान था कि NRO करने वाला वो मुतलक लारान बादशाह था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब एक पार्लियामेंट है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, चाहे अपोजिशन उसको उस पर कुछ मेगनियाँ डाले, लेकिन आर्मी चीफ जो है वो फ़ौज का नज़्म चला रहे, मुल्क का नज़्म बराह रास्त तो नहीं चला रहे ना। ठीक है, उनकी मुशावरत शामिल होती है और शायद ऐसे मामले में हो भी, लेकिन क्या आया वो बैठ के वहाँ से GHQ से NRO दे गए, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता एक जमहूरी दौर में। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन इसमें दाल में काला कुछ ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे महसूस होता है कि हो रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की वो टोन नहीं है, वो तर्ज तकल्लम नहीं है। पहले तो आपके पास एक जवाज़ था ना कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया और वो इस वक्त शौक बना रहे हैं। तो बल्कि उनसे मैं मिला भी एक कोई 10-12 दिन हुए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अभी मेरा मूड नहीं, काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अब तो 40वां भी हो चुका है, अब सियासी सरगर्मियाँ भी अरूज पर हैं। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है। जनाब जरदारी साहब ने एक बाकायदा 3-4 साल जरदारी साहब आगे थे, मियां नवाज शरीफ पीछे थे। अब जरदारी साहब और बिलावल उनको मिल भी आए हुए हैं और उन्होंने एक ऑफ़र कर दी हुई है कि जी हम मिल के ग्रैंड अलायंस बनाएं। इस पर हम मौलाना फजल रहमान भी उसमें जी, लेकिन जवाब उनका। बाकी बातें बाद में तफसील से ज़रा करते हैं। एक तो मैं वैसे कहता चलूँ कि आप मतलब स्लिप ऑफ टंग होती है, ये आप हमशीरा कह गए, अहलिया थी, वो इमरान नवाज शरीफ साहब की अहलिया के बारे में आप कह गए। एनीवे, अच्छा किया आपने। हाँ, हमारे साथ सेनेटर शरी रहमान साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शरी साहबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, आप बताएं आरिफ साहब। और ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं कि बड़ी मुलाकातें हो रही हैं आप लोगों की, माशाल्लाह। हाँ जी, हमें बुलाया था स्टेक होल्डर्स को प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मसाइल सुनने के लिए, लेकिन वो मसाइल तो उन्होंने सुने और यकीन भी दिलाया कि कोई सहाफ़त पे कोई कदगन नहीं है, आप जो मर्ज़ी लिखें मुझे, बल्कि मैं आपको ममनून हूँ कि आपकी वजह से सपोर्ट से मैं हूँ। लेकिन अगले रोज़ ही फवाद चौधरी साहब ने एक बॉम्बशेल छोड़ दिया। उन्होंने एक सेनेट में, आपकी सेनेट की कमेटी जो है इंफॉर्मेशन की, उसमें एक PMRA का एक ड्राफ्ट पेश कर दिया, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी है और प्रेस काउंसिल भी है, पैमरा भी है। यानी ये चूँ का मुरब्बा जो है, इस पर अगर आपको शायद पता होगा, इस पर कल एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें स्टेक होल्डर्स के अलावा सब लोग हैं। तो इसमें बताइए आपका पार्टी का क्या तरीक़ेकार है? जो हालात मीडिया के हैं, और इतने मैं समझती हूँ बदतर हालात हमने देखे नहीं है सालों में, और जो डिक्टेटरशिप के नीचे होता है वो हाल हो रहा है। अब उसमें इनका अगर मीटिंग इन्होंने की है या कोई पोजीशन इख्तियार की है या कानून या एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने चले हैं, तो इनका क्या ख्याल है कि अपोजिशन रद्द-ए-अमल नहीं देगी? कि आप लोग खुद पूछेंगे नहीं कि हमारे बगैर कैसे मीटिंग हो रही है? आप हमें मिलते हैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स देने, अपना बयानिया देने कि देखिए हमारी साथ रहिए, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू और रद्द-ए-अमल लें। मगर देखिए, बयानिया सिर्फ हर चीज़ नहीं होती, जो हकीकत आप ज़मीन पर तराश रहे हैं वो खौफनाक है, और जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं
वो कौम के लिए भी, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ही, मैं समझती हूँ, तशवीशनाक इकदाम ले रहे हैं। ये बताइए, वज़ीर-ए-आज़म बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने 3 अरब का डिफर्ड पेमेंट पे तेल ले लिया, 3,000 अरब डॉलर पे, इसी तरह 3 साल के लिए, और 3 अरब डॉलर जो हैं वो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व में रख दिए हैं। लोगों ने सुक्का चैन लिया है। खान साहब ने इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपोजिशन को बड़े सख्त अल्फाज में वार्न किया। उन्होंने कहा आप सब चोर हैं और आपकी जगह जेल में हैं, आपने जो करना है कर लें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये किस किस्म का पैगाम है जो आपको दिया गया है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? बहुत अजीब व गरीब पैगाम है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसके 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर वो, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो मैंने सजेस्ट किया आपसे कि ये दानिस्ता तौर पर एक खलीज पैदा करना चाहते हैं सोशल और पॉलिटिकल माशरे में, माहौल को और आलूदा कर रहे हैं। और नॉर्मली ऑपोजिशन करती है, ये कंटेनर पे खुद खड़े होते थे, अब कहते हैं आप लोग खड़े हो जाएं क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं है। एक तो इनका मैसेज ये है, लेकिन अजीब बात ये है कि वो आए बजाय एक्सप्लेन करने के आप वहाँ करने क्या गए थे। ठीक है, आपके क्या शराइत पर आपने ये लोन अप्रूव किए हैं, जो पहले आप 2-3 हफ्ते पहले आपको ये शराइत इनको जो भी थी सऊदी अरब की, वो आपको काबिल कबूल नहीं थी और आपने कहा, आप अपना सा मुँह लेके वापस आ गए। अब जो खशोदगी के पूरे डिबैकल के बाद आपको शायद कोई डावोस में आपको जगह मिल गई होगी, डेजर्ट इन द डावोस इन द डेजर्ट में लेकिन ये जो इस वक्त मावनत उनको मिली है, उसके बाद ये कहना और उसी वक्त कहना कि हम यमन में सालसी कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे सालिस बन सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एक मावनाती अग्रीमेंट मुआहदे में हैं और 3 साल तो आपको मुस्तकिल आपने अपना मुस्तकबिल वहाँ मकरूज कर दिया है। आपने अब कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, हर साल आपको 1 और बिलियन लेना पड़ेगा और डिफर्ड पेमेंट्स का भी है, आपकी बजटरी सपोर्ट, ये आप ज़रूर ले लेते, लेकिन इसकी शराइत आपने पार्लियामान में हमें समझाना होगा और फिर ये करेंगे कि ये हंगामा करके हाउस को बंद अजर्न कराएंगे। इनका तरीक़ेकार ये है कि ख़ुद फिर गाली गलोच, गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इनके सीनियर मिनिस्टर शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनको जवाब नहीं देना। और कल मुझे यही लगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये कहना कि आप कौन कान खोल के सुन लें, एनआरओ किसी को नहीं मिल रहा है, या आप किससे मुखातिब हैं? आप क्या समझते हैं कि एवरीबडी विल टेक दिस सिटिंग डाउन, कि हम लाठी गोली की सरकार से डरते हैं? तो जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, सॉरी टू से, व्हाट डज ही थिंक कि कोई और इससे डर जाएगा, भाग जाएंगे हम लोग? हद होती है, दायरा आप तंग करते जाएं ऑन अ केस जिससे इन अ कंपनी जिससे जरदारी साहब 2008 से 10 बरदार हैं जब वो प्रेसिडेंट बने थे, और वो फिर 11 साल अदालतों में और मतलब क्या पाबंद सलासिल रह चुके हैं, जेलें काटी हैं तवातिर से बगैर किसी कन्विक्शन के। तो आप इन पर डबल जेपर्डी के केसेस भी लगाते जा रहे हो, हर किस्म की ये तेजी और तुंदी आई हुई है, तो इससे कोई भाग तो नहीं रहा। आई एम सॉरी, आप देख लें कि हम और मुझे बड़ा हंसी आ रही है कि आप खुद परेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, बजाय इसके कि आप मुल्क में इस्तेकाम की बात करें। जो कीमतों का बहरान आया है, जो गैस कीमतें आपने, वो तो उसका तो मजाक कर दी कि आपकी वजह से आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो साबिका 10 साल की हुकूमतें लूट मार करके चली गई हैं, उसकी वजह से मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से आप पर उसका असर आ रहा है। ये मान लिया कि आप खमज्याजा भुगत रहे हैं पिछली नून लीग की हुकूमत का, उसकी नाअहली का, उसकी शाखर्चियों का, उसकी जो भी मिसमैनेजमेंट है उसका खमियाजा भुगत रहे। लेकिन आप थोड़ा तो समझ जाएं कि जब आप हुकूमत में आते हैं, आपको अपने 5 साल के कंटेनराइज वादे आपको खुद ट्रैप कर रहे हैं। आपने जो बयानिया लगाया था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन हम अब आप हर जगह फिर रहे हैं। इनकी बजट भी इतनी स्टेटस को तब्दीली तो कहाँ मुझे नजर आई? तब्दीली तो ये आ रही है कि आप और बोझ डालते जा रहे हैं लोगों पे, गरीब आवाम पे, और आप कहते जा रहे हैं कि देखिए नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये चोरियां की हैं और हम ये पैसे लेके आएंगे। वो 200 अरब की भी बात उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर हंस के टाल रहे हैं कि ये तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन था। हर बात उनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर हंस के टाल रहे हैं उनकी।
तो ये क्या बच्चों का खेल है? दिस इज मतलब सब जाहिर है सवालिया निशान तो उठ रहा है कि एक तो इन्होंने वादे इतने बुलंदोबां किए थे कि अब उनको अब इतने परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं कि इस तरह की तकरीरें आके टीवी पे करें। शेख साहब ये बताइए कि कहाँ जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से नाराज़ थे मुसलसल और वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और कहाँ अब वो अचानक मौलाना फजलुर रहमान साहब की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी नवाज शरीफ साहब गो अहेड नहीं दे रहे, तो ये तब्दीली कैसे आ गई जरदारी साहब के रवैये में? नहीं, ये देखिए तब्दीली की बात में नहीं है। आपको याद होगा कि हमने जब भी डिस्कशन किया तो मौलाना साहब हमेशा बीच में रहे, हमने भी उनका नाम, वो आए हमारे पास बैठे, ऑलवेज उनके साथ एक रिश्ता रहा है एहतराम का। डिफरेंसेस भी रही हैं, वो हमारे हुकूमत में भी रह चुके हैं और उनके साथ उस वक्त भी डिफरेंसेस थी। लेजिस्लेटिवली हमने तो अपना अलग काम किया, उन्होंने अलग, सदारती इंतखाब में वोट भी नहीं दिया लेकिन अब इसके बावजूद नहीं, देखिए क्योंकि हमारा अपना कैंडिडेट था, हम उसके वो कहानी आपको अच्छी तरह मालूम है आरिफ साहब। हम उनके पास सालसी कराने गए थे कि आप सालिस बने, वो खुद रिश्ता लेके गए थे, वो खुद निकाह पढ़ा गए। तो वो तो उनकी रंगीन पर्सनैलिटी है, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि अगर पहले भी आपको याद है जब उन्होंने कहा हम APC कर रहे हैं तो हम तो गए थे उसमें, और सिद्के दिल से हमने हमेशा बात की थी। ये ठीक है कि मसले मसाइल हैं कि जो जाहिर है एक दूसरे से, आप 5 साल के बाद हमारा बहुत मुश्किल सख्त और तल्ख रिश्ता रहा है इन 5 सालों में, कम से कम लास्ट 2-3 साल में। तो वो एक रात में तो सब सारे मतलब डिफरेंसेस बह नहीं जाते। हम अपनी भी सियासत कर रहे हैं, हम इनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, बट इट्स वेरी क्लियर कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस बात को जरूर विच हंट जरूर कहेंगे, क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं आरिफ साहब तो आपको अच्छी तरह मालूम होता है कि पहले आपने खुद एहतसाबी नजर आनी चाहती है, फिर पार्लियामान भी कहता है कि हमें खुद एहतसाबी करानी है। यू कैन नॉट बी इन पावर और फिर आप कहें कि नहीं हम सिर्फ दूसरों का करेंगे। जैसे उनके दायरे में लोग नहीं हैं जो साहिब एहतसाब हैं, जो इसके लायक हैं, जिसके जिनके बारे में सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे। तो अजीब व गरीब एक माहौल उन्होंने बना दिया है कि जी हम अबव द लॉ हैं, हम हर कानून से बाला हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है कि नायब से कि आप कर क्या रहे हैं। तो वो तो ऐसा लगता है कि PTI अपने आप को हर कानून से बाला समझ रही है, हर एहतसाब से बाला समझ रही है, उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो एक लोग देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है हो क्या रहा है। तो दीज आर नॉट, आप बेशक अपनी फिर एहतसाब अपने आप को पेश करें, अगर एहतसाब का दौर है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई शक व ग्रैंड अलायंस आप बनाने जा रही हैं, बनाने जा रहे हैं आप, उसमें एक अभी स्नैक नजर आ रहा है मुझे कि मियां नवाज शरीफ जो पहले जरदारी साहब के पीछे पीछे थे, अब वो खुद अवॉइड कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैंने तो TV नहीं देखा इमरान खान पे कमेंट करने की बजाय। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जी ये मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई जरदारी साहब की, इसका जवाब जो है वो मरियम देंगी, मरियम औरंगजेब। गुरेज किया जवाब देने से, ये क्या वजह है? ये इसमें ये कोई नया एनआरओ तो नहीं है नवाज शरीफ के लिए। और अगर वो गुरेज के रास्ते पर हैं तो वो जरदारी साहब के साथ क्यों बैठेंगे? वो उनकी जो भी सियासत है, मैं उनकी कोई तर्जुमानी नहीं कर सकती, तो ये आप उनके ही तर्जुमान से पूछ लें जैसे उन्होंने कहा। लेकिन और ना मैं इस पर इस मफरूज़े पे स्पेकुलेट करूँगी कि जी वो क्यों नहीं आ रहे, उनकी इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल है, उनकी क्या सोच है। वो पहले आपको पता है कि जा चुके हैं बाहर, और मैं नहीं समझती इस दफ़ा ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होगी। लेकिन नज़र मुझे ये आ रहा है कि हम जो भी देख रहे हैं, हम देखिए हमारा तो ये था कि पीपल्स पार्टी का था कि आप हमेशा जमहूरियत की खातिर कुछ अपना 2013 का भी हमने रिजल्ट इसीलिए कहा कि नहीं ये RO रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी, बट वी मस्ट, हमें एक आईनी पुरअमन ट्रांसफ़र ऑफ पावर को सपोर्ट करना है। इस दफ़ा भी बहुत तशवीश है, ये तो नहायत ही इसकी इस इलेक्शन की तो बहुत मुखालफत हुई है कि जिस तरह कंडक्ट किया गया है, और वो एक और बहस है जिस पर बहुत सारे बहुतेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि हमारी जब इनसे मुलाकातें होती थी, हमारा पहला और नज़्बुल ऐन उसमें यह था कि लोग
कम से कम बॉयकॉट ना करें, पार्लियामान को बॉयकॉट ना करें, लोगों में फिर बेयकीनी फैलती है, एक अजीब सा माहौल हो जाता है कि इतने बड़े इलेक्शन से निकल के आए हैं और जिसका एक्सपेंस भी है, मुल्क बहरानी कैफियत में, शदीद इक्तिसादी बहरान है, खारजी बहरान भी हो सकता है। तो आप इन हालात में कह दें कि जी हम भी नहीं मानते, नहीं आते पार्लियामान, तो फिर तो मुल्क बिल्कुल सीधा सीधा क्राइसिस में जाने की रास्ते पे होता और वो इल्ज़ाम फिर हम पे। तो इन हालात में हमने कोशिश की कि भाई हम सब पार्टियों को आमादा करें कि भाई आप जो भी किरदार अदा करना चाहते हैं मौसर अपोजिशन का, आप आके पार्लियामान में अदा करें। अब हम पार्लियामान में आ गए और वो किसी हाउस को हुकूमत चलने नहीं दे रही है, जिनकी अशद कोशिश होती है कि मुल्क में भी बहरान ना हो, पार्लियामान में भी इंतशार ना हो, लेकिन ये इनका उल्टा हिसाब है। ये रोज कहते हैं आप कंटेनर लें और हंसते हैं, अजीब और गरीब रवैया है कि हम बिरयानी भेज देंगे। हाँ, बिरयानी वी कैन हैंडल आवर ओन बिरयानी। वो टॉन्ट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर आपकी सलाहियतों पर, उन्हें यकीन है तो ये कंटेनर पर चढ़ नहीं सकते, आप कर नहीं सकते हैं वो इतनी बड़ी स्ट्रीट गैदरिंग जो हमने कर ली थी, शायद वो इसलिए वो टॉन्ट कर रहे हैं। एनीवे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शहरी साहबा कि वो पीपल्स पार्टी जो मुश्किल से मुश्किल हालात में ये समझती है कि हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए और जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए, और इसका सबूत भी 2014 में उन्होंने दिया था, वो पीपल्स पार्टी अब क्यों समझ रही है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत नहीं चल सकती और को करारदाद आनी चाहिए, और इसका मतलब क्या है? क्या वो इस हुकूमत का तख्ता लपेटना चाहते हैं? तो इसका एक जवाब लेंगे, एक मुफ्त सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, शेर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेर साहब, जो सवाल मैंने किया था कि सब्र का पैमाना इतनी जल्दी लबरेज क्यों हो गया, पीपल्स पार्टी तो सिस्टम के चलने पर यकीन रखती है, तो क्यों इतनी जल्दी करारदाद लाना चाहते हैं आपकी ये हुकूमत नहीं चल सकती? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम गैर आईनी कोई काम करेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पीपल्स पार्टी के रग रग में जमहूरी खून चलता है, रचा बसा है। ये हमारी डीएनए में नहीं है कि हम किसी गैर आईनी बात या काम को मुआवनत दें। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त हालात क्रिएट किए हैं, ये तो शॉकिंग है। आपको याद है हमने कहा था इनको 100 दिन तो कम से कम किसी भी हुकूमत को देने चाहिए, 3 महीने देने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो पार्लियामान को बिल्कुल एक खुद कंटेनर बना के बजाते खुद कर दिया है। ना वहाँ कमिटीज़ नेशनल असेंबली में तश्कील हो पा रही हैं, पब्लिक अकाउंट्स पर उन्होंने झगड़ा डाल दिया है कि नहीं हम चलाएंगे। ये तो देखिए कहीं दुनिया में नहीं होता। सारे जो बड़े पार्लियामान हैं उसमें पब्लिक अकाउंट्स, जहां हुकूमत का ऑडिट होता है, वो हमेशा हेडेड होती है अपोजिशन लीडर की या अपोजिशन। जी, ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि माहौल आलूदा हो, और माहौल आलूदा क्यों हो? क्योंकि बड़े इनको शायद शर्म आ रही है। इन्होंने जो दावे किए थे, वादे किए थे, दूध और नहर केपीके में तो नहीं दरिया बहरे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ अब दे आर एट 6s and 7s, वो तो देख रहे हैं स्टेटस को। क्या मतलब, नून और पीवीपी से तो बहुत आगे चले गए हैं इनकी तर्ज हुकूमत। आते ही इन्होंने आईएमएफ को शराइत अब लगाने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने खुद डाल दी है सारी। मतलब ये कोई नहीं कह रहा कि गैस प्राइसेस नहीं बढ़नी थी मसलन, लेकिन आप फाइनेंस कमेटियों में लाते, हम आपकी रहनुमाई कर देते, आपको एडवाइस ही कर देते कि भाई इस तरह ट्रेंचेस में करते हैं। हमारी हुकूमत भी गैस प्राइस लाई थी, लेकिन हम तो वी वर डीलिंग विद 118 रुपए पर बैरल तेल था। इनके पास क्या मसला है? करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं 18 बिलियन की है। इनको मालूम नहीं था 18 बिलियन की थी कि जब वो ये कह रहे थे कि हम कशकोल नहीं, बिल्कुल किसी से लोन नहीं लेंगे। आरिफ साहब, इनको याद रखना चाहिए कि लेजिस्लेशन जब ग्रिडलॉक होगी, शायद इनका ये भी इरादा नहीं है कि कोई कानून पास करें, क्योंकि कैसे करेंगे वो? अगर ग्रिडलॉक हो के नेशनल असेंबली में इनके 4, 5, 6 वोट जो भी हैं उसकी अक्सरियत से अगर पास भी हो गए और हमारी तरफ पहुंचे सेनेट में, तो हम तो रोक सकते हैं। हमारी तो वाज़े और बहुत आगे बढ़ती हुई
हाँ ये तो बात ठीक है कि एक किस्म का ग्रिड लॉक जो पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप जब ग्रिड लॉक होता है तो फिर जॉइंट हाउसेज में वापस जाता है, तो जॉइंट हाउसेज में अगर आप मिला लें, क्योंकि सेनेट में इतनी ज्यादा अक्सरियत है कि बेंचेस खत्म हो गए हैं ऑपोजिशन के, कि वो कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि उनका बिल नहीं पास होगा, उनका लेजिस्लेशन पास ही नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं इन द जॉइंट हाउस। ये इसी पे मैं आना चाह रहा था। हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मुल्क पैरालाइज हो या स्टेलमेट हो। बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था, आप ये नंबर्स गेम की बात कर रही हैं, तो आया आपका ये इरादा तो नहीं कि इनको पार्लियामेंट के अंदर ही मिल के आपस में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बना के, कुछ इंडिपेंडेंट्स को मिला के, कुछ और लोगों को मिला के आपको नो कॉन्फिडेंस लाने की तो नहीं तैयारी कर रहे? नहीं, हमने इस वक्त ऐसी कोई तैयारी नहीं की है, मगर इनको पता होना चाहिए कि इनकी क्या लिमिटेशंस हैं और अपनी एक तरीक़ेकार बदलें। कोई नहीं कह रहा कि आप एहतसाब नहीं करें भाई, आपका तो सारा, आप कह रहे थे ना कि हमारा एजेंडा ये एहतसाब है, और तो कोई एजेंडा नज़र नहीं आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गवर्न तो कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने 60 दिन 60 मजाक बना दिए हुकूमत को, अभी भैंसें बेच रहे हैं और गाड़ियाँ बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। उससे तो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट से नहीं हो रहा ना काम। ये समझ रहे थे कि हो जाएगा, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। भाई मैं सारी ज़िंदगी लाइन में खड़ी होती हूँ, मैं रोज़ चेकिंग करवाती हूँ अपनी, वेदर आई एम लीडर ऑफ अपोजिशन और सेनेटर और MNA, और आई गो थ्रू बोथ द चेक्स। हम तस्वीरें नहीं लेते हैं। मतलब इसका क्या है कि आप समझ रहे हैं कि ऑप्टिक्स मैनेजमेंट से मुल्क चलता है? नहीं, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट से शायद अपोजिशन का एक बयानिया बरकरार रहता है, लेकिन मुल्क नहीं चलता। और इनके मुझे लग रहा है कि ये बौखला गए हैं और इस तरह की बातचीत इसीलिए हो रही है कि खासी परेशानी का शिकार है। ये मियां नवाज शरीफ से जरदारी साहब की कोई मुलाकात का कोई प्रोग्राम है दी ऑफिंग? देखिए, प्रोग्राम बनने में 2 दिन लगते हैं हमारे यहाँ। तो कल मिस्टर जरदारी प्रेसिडेंट साहब इज़ गोइंग टू लाहौर, वहाँ उनका कोई बार के सामने खिताब है, और मौलाना साहब खासे मुतहरिक हैं। जब भी और पार्लियामान में भी मुलाकातें होती हैं, अक्सर और बेशतर ऐसा कोई बार नहीं है पार्लियामान में या हमारी तरफ, दोनों हाउसेस में एक वर्किंग रिलेशनशिप हमने रखी हुई है। हम अभी भी एक दूसरे की साफ वाज़े अपनी अलग पॉलिसी रखते हैं। पीपल्स पार्टी का नज़रिया भी अलग है, पॉलिसी भी अलग है, मगर हम एक ब्रॉड ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क को समझते हैं। शायद अभी इस हुकूमत को, PTI को, ये बातें समझ नहीं आई हैं। ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है कि यू हैव टू पुट योर माइनर डिफरेंसेस असाइड, और आप बड़े जो मसले मसाइल हैं उनकी बुनियाद पर किसी भी वक्त एलायंस तो जी हर पार्लियामान में किसी से भी बनते भी हैं और टूटते भी हैं। दिस इज द वे ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। सही है। शाही साहब, एक और मामले की तरफ मैं लाना चाह रहा था, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये जो केस चल रहा है GIT जिस पर बनी हुई है, जाली अकाउंट्स का केस, इस पर आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि 2008 के बाद से आसिफ जरदारी साहब का तो जरदारी ग्रुप से ताल्लुक ही नहीं है। कायरा साहब भी ये वजाहत दे चुके हैं। तो गोया आपकी इस बात का तासुर यह मिलता है कि वो जो जाली अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जरदारी ग्रुप के साथ, उसका मामला जरदारी ग्रुप के साथ है, उस ट्रांजैक्शन का आसिफ जरदारी से ताल्लुक नहीं है। यानी ताल्लुक तो है जाली अकाउंट्स का जरदारी ग्रुप से, लेकिन आसिफ जरदारी साहब उसमें बरी हैं, उसमें फरियाल तालपुर हो सकती हैं, बिलावल हो सकते हैं, बाकी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग हैं, लेकिन जरदारी साहब का ताल्लुक नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। देखिए, बिलावल साहब भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जब वो इलेक्शन में जाने वाले थे तब वो भी हट चुके हैं उसमें से। फरियाल बीबी ने भी अपनी वजाहत पेश की है कि उनके हाथ में कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था। किसका है जरदारी ग्रुप? सारे सवाल नहीं, देखिए, जो भी जरदारी ग्रुप की मैं बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ हर जगह ये शुगर बाइंग सेलिंग का इनका ट्रांजैक्शन होता था। ये केस कोर्ट में है सामने, वहाँ सवाल JIT में भी पूरे जवाबदेही हो चुकी है। सारे सवाल के जवाब उन्होंने वजाहत से खुद जाके दिए हैं, कोर्ट की भी इज्जत की है, कोई इस तरह बेहुरमती या बदतमीज़ी नहीं हुई है, और जहाँ भी उनके सवाल आते हैं वो दिए जा। मगर मसला ये है कि
सवाल बनाया जा रहा है कि इस रेडी वाले का भी फेक अकाउंट है, फला फालूदे वाले, तो वो भाई वो जरदारी ग्रुप से उनका ताल्लुक नहीं है। अब तो दुनिया भर के फेक अकाउंट्स निकल रहे हैं या ट्रेडिंग अकाउंट्स निकल रहे हैं, जो भी होते हैं, जो पीटीआई के भी खाते में आए हैं, ऑफशोर से लेके ट्रेडिंग अकाउंट्स तक, जिन्हें कहा जाता है, आप उनको बेनामी कहें, ट्रेडिंग कहें, फेक कहें, ये इस पे तो आपकी बहुत सारी एग्रीकल्चर और दूसरी इकोनॉमी चलती है। मैं नहीं कह रही कि आप इस पर सवाल नहीं करें फिर, लेकिन आप सबसे करें और ये भी अच्छी तरह समझें कि मीडिया ट्रायल के बजाय आप वाजे बात करें। लेकिन आम तफसर ये है कि जरदारी साहब के गिरद घेरा एक बाकायदा सोचे समझी पॉलिसी के तहत तंग किया जा रहा है, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उनको हो सकता है कि इस हवाले से जिस तरह बाकी लोगों को किया इनको अरेस्ट भी कर लिया जाए कुछ डाल के। तो ये बताइए, जो आपने पहले भी जिक्र किया, ये नैब का और FIA का, ये एहतसाब है या विच हंट हो रहा है जिसका मकसद ये है कि सियासी तौर पे लोगों को ब्रेक करना? कोई इस किस्म का मामला तो नहीं है? जी कुछ वो तो वाज़े नज़र आ रहा है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। इसमें जो फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स हैं या जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो क्यों नहीं दिखा पा रहे। एक तो खैर काफ़ी वक्त भी गुजर गया, दूसरा बहुत सारे केसेस जो एक NRO का भी कहा गया, उसमें भी कहा गया, और JIT आपने शुरू में बताया कि जो जिस तरह बनी थी उसमें आपने देखा कौन कौन था उसमें। इनिशियल JIT में तो उनके सियासी मुखालफिन थे जिन्होंने इनको इनिशियली जब जेल में थे टॉर्चर किया था और उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा था। उन लोगों के तहत इस किस्म की JITs बनी हैं, और तो किसी पर इस तरह की JIT मुझे नहीं नज़र आ रहा पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कि जब आप कहते हैं कि PTI का एतराज़ एहसन साहब ने एतराज़ किया था, उनके नाम चीज़ एहसन साहब ने निकाल दिए थे। नजफ मिर्जा पर एतराज़ हुआ था, नजफ मिर्जा का नाम निकाल दिया। अच्छा, ये बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब इंतकामी कार्रवाई, तो जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने तो मुकदमे नहीं बनाए जरदारी साहब के या डॉक्टर आसिम वाले, तो ये किसने बनाए फिर मुकदमे? ये तो सवाल मैं बल्कि आपसे भी कर सकती हूँ कि ये नज़र आ रहा है हमारे सामने कि एक के बाद दीगरे ये केसेस पे केसेस स्लैप किए जा रहे हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने आप सबको ड्रैग करना है। वो आप करें, देखिए अदालतों का सामना करना कोई ख़ास तौर से एहतसाब तो पीपल्स पार्टी के लिए इजाद ही एहतसाब के दफ्तर हुए थे और किसी इस भट्टी से नहीं गुजर के आया, और मैं चैलेंज करती हूँ कि और करें। फिर अगर एहतसाब है तो अक्रॉस द बोर्ड होना पड़ेगा। आप जितना भी जंजीरें लगा लें और लब सीने की कोशिश करें पाकिस्तान के प्रेस के या सिविल सोसाइटी के, वो सवाल उठेंगे और आपकी सारी एक्सरसाइज नॉन क्रेडिबल हो जाएगी। ये तो मैं आपको बता दूं। ये मैं खारजा महाज पे, आप क्योंकि सफीर रही हैं अमेरिका में, ये जो अमरीकी वज़ीर खारजा है माइक पोम्पेओ, इसका बयान बड़ा सख्त है और ये कह के जो हम प्राइवेटली भी बात करते हैं, मैं बरबला भी कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इनकी पुष्पनाई करनी छोड़ दे तालिबान की और उनको सेफ हेवन देना छोड़ दे। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी बातचीत भी कराएं। तो ये क्या तजाद है इस मामले में? शाह मोहम्मद कुरैशी साहब वैसे तो बड़े फ़ाल नज़र आते हैं, लेकिन कोई अमली तौर पर पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल मुश्किल में नज़र आ रहा है, और अफसोस से मैं कहूँगी कि यहाँ जो आपकी होनी चाहिए थी सफारती मसल या पुश, वो कहीं कन्फ्यूजन में रह गई है और वही बयानिए के बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा तवज्जो है। और उसी ट्रैप में अभी आप खुद पढ़ रहे हैं, आपने कहा बड़ा रीसेट हुआ और ओहो बड़ी अच्छी मीटिंग थी। जब मैंने उसी दिन कहा कि भाई आप देख लीजिएगा आपका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, जब कैसे कह सकते हैं कि अच्छी मीटिंग है? आप मुल्क को हमें सबको सिंपैथी होती, पाकिस्तान का मुकदमा हम सब का मुकदमा है और आपने लड़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आप कह देते हैं, एतमाद में लेते लोगों को कि जी हमारी ऐसा वो इस तरह जारहाना रवैया रखते हैं, कोई इसमें सरप्राइज भी नहीं होता, हैरान भी नहीं होता, और ये तवक्को है। और अगले दिन उन्होंने दिल्ली से जाके अपना बयानिया आपके खिलाफ ज्वाइंट दे दिया, वो ऑल प्रिडिक्टेड था। आप ही कहते रह गए नहीं नहीं एक्सीलेंट मीटिंग ये वो। व्हाट आई मीन नॉनसेंस इज दिस? अमेरिका इस वक्त किसी मूड में नहीं है आपको रियायत देने का, और आपने फिर उनसे अपना जो बिल्कुल हक बनता था कोalition सपोर्ट फंड का, मेरी इत्तला में आपने तो मीटिंग में मांगा भी नहीं। आपने अपनी सारी
जो नेगोशिएटिंग पॉइंट्स थे वो गिव अप कर दिए, अपने आप को कठेरे में किस लिए खड़ा रख रहे हैं? और जब नेगोशिएट सो आपके जो ड्यूज हैं, आपकी जो कुर्बानी है, आपने जो आपका एक रिकॉर्ड है, आपने तारीखी काम जो किए हैं, आपकी कोताहियां बेशक होंगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप पर एक बहुत बड़ी तलवार की तरह लटका हुआ है, सो बहुत सारे महाज हैं जिस पर गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शहरी साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया और तफसील से बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हुई हैं। थैंक मच। एक मुख्तसर ब्रेक ले लें साहब। ब्रेक की तरफ जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटी सी वजाहत करना चाह रहा था, क्योंकि 2-3 दफ़ा ये बात हुई है, अभी हमारे जाने पर सवाल भी हुआ कि कौन केसेस बना रहा है और कौन इंतकाम ले रहा है, और शहरी साहबा भी कह रही हैं। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था कि ये जो केस JIT जिस पर बनाई गई है और जाली अकाउंट्स का, ये सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस है। तो इस केस की हद तक ये किसी की तरफ से बनाया गया नहीं है, ना नैब इसमें इन्वॉल्व है, ना हुकूमत पाकिस्तान। एनीवे, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। निज़ामी साहब, कितने इम्कानात हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिल बैठे हैं इस वक्त पे, जबकि नवाज शरीफ साहब का स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त डिफरेंट लग रहा है, और आप अभी शुरू में बात भी कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब शायद अपने कुछ इश्यूज़ में उलझे हुए हैं या कुछ और तरीके से मामला को देख रहे हैं, तो कितने इम्कानात हैं कि वो जरदारी साहब के साथ बैठेंगे? एक तरफ तो वो नवाज शरीफ जिनको उनके पास करीबी मशीरों ने, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे, पै जाओ मियां साहब GT रोड तो देखो, बाद में उन्होंने क्रेडिट भी बढ़ा लिया कि देखा जी हम ना कहते थे, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जिस हाल तक पहुँचाया, उनके छोटे भाई कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। अब गालिबन 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ को काफ़ी टाइम मिला है सोचने के लिए। जेल के अंदर इंसान तन्हा होता है, और कुछ सोचा होगा उन्होंने भी। फिर उनको पर्सनल भी एक धचका लगा उनकी वाइफ की इंतकाल का। तो यकीनन एक नया नैरेटिव जो है वो मेरे ख्याल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो, जो मैं ये नहीं समझता कि कॉन्फ्रंटेशनिस्ट होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा अनलेस के कोई वाकई को मुकमका हो गया, जो मुझे नज़र नहीं आता कि इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन खामोशी उनकी बड़ी मानी खेज है। मसलन उनको लें आप, छोड़ें, उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज, वो भी एक डिप्रेशन का शिकार लगती हैं। अब तो कुछ देर होगी, लेकिन ट्विटर पर खामोशी है। बड़े धड़ल्ले के साथ वो सियासत में आई थी, और ऐसे लगता था कि वो हार्ड लाइनर है मियां नवाज शरीफ, सॉफ्ट लाइनर है। उनके ट्वीट्स जो हैं वो अक्सर मीडिया की जिल्लत बनते थे। अब लगता है सोशल मीडिया का अकाउंट ही बंद हो गया उनका। ये भी एक आप नई चीज़ देखें। और आपने देखा होगा कि हमजा शहबाज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे खताबत के जौहर दिखा रहे हैं, और वो अगरचे मुकाबला उनका बड़ा सख्त है। एक तरफ चौहान साहब हैं जो हमारे आते हैं, लेकिन तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं, और बड़े जस्ता उन्होंने काफ़ी तैयारी की होती है। वो यहाँ पंजाब असेंबली में माहौल बना लिया उन्होंने, वो काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं वो। तो वो बड़े एकदम फाल हो गए। यानी कि मियां नवाज शरीफ की जो कैंप है वो ज़रा सॉफ्ट हो गया, जो शहबाज शरीफ का कैंप था थोड़ा ज़्यादा मजबूरी हालात थोड़ा सा एक्टिव हो गया। तो ये अब, लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विद इन द पार्लियामेंट। इस APC के थॉट ने जिस बयान के बाद जन्म लिया था, वो जरदारी साहब का बयान था कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, करारदाद आनी चाहिए, ये तो हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं है। उसके बाद फ़ौरन APC का ख्याल आया, जहाँ से ये कोशिशें शुरू हुई। तो आपके ख्याल में किसी ऐसी कोशिश पर दोनों का इत्तेहाद हो सकता है कि जरदारी साहब 2 फेज से गुजरे। एक फेज था तावन का, वो फेज वो था जब बलूचिस्तान में PMLN की हुकूमत गिराई गई इस साल के शुरू में, ठीक है ना जी। जहरी साहब को की जगह दूसरे क्या नाम था उनका, सनाउल्लाह जहरी साहब, सनाउल्लाह जहरी की जगह साहब आए थे जो, अब भूल रहा हूँ उनका नाम में। तो वो नए वज़ीर लाए थे, और उसकी जरदारी का सबकी सपोर्ट। जी। फिर सेनेट के इलेक्शन के मौके पे, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के मौके पे, लेकिन जरदारी साहब ने गालिबन ये महसूस किया
कि उन्होंने अपने आप को मियां नवाज शरीफ से अलग थलग करके कुछ कमाया नहीं। उनके खिलाफ जिसको वो विच हंट कह रही थी, एहतसाब के मामलात जो हैं वो तेज़ से तेज़ तर होते गए और उनको दीवार से लगाया जा रहा है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो इमरान खान साहब के तेज़ुतुन जुमले हैं वो जरदारी साहब उसके ज़्यादा मुखातिब हैं। मियां नवाज शरीफ का तो मामला जो है वो तो हो चुका हुआ है, केसेस चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये PMLN की नहीं बल्कि PTI की जो पॉलिसीज़ हैं और जो रवैये हैं अदरवाइज़ बाकी अदारों के, उन्होंने जरदारी साहब को मजबूर कर दिया कि वो दीवार से क्योंकि लगे हुए हैं वो दोबारा मियां नवाज शरीफ की तो रजू करें। अच्छा, लेकिन इसमें निज़ामी साहब जो इमरान खान साहब के है कि आपने कहा कि तुम दो तेज़ जुमले हैं, जिसको शेख साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसी बातें सूट नहीं करती, आपके ख्याल में ये बिला ज़रूरत हैं, बगैर सोचे समझे वो ऐसा कर रहे हैं, या दानिस्ता तौर पर वो अपने वोटर्स को और फॉलोअर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें जो वादा करके आया हूँ मैं उससे गाफिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं ये करके छोड़ूंगा? इसका जवाब मुख्तरन देता हूँ आपको जी। एक तो मसला ये है कि इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ कि उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, उनकी टीम ने कोई होमवर्क नहीं किया था। जो उनके वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर साहब, वो बिल्कुल क्लूलेस थे और एक शूतर बेमहार की तरह हुकूमत चल रही। इसमें फिर क्या असरा रह जाता है? अग्रेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये अग्रेशन जो है ये इन ऑपोजिशन मोड से ये निकल नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात, ये बाकायदा पॉलिसी है। मसलन आपका ख्याल है ना कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इतने क्यों गरजते बरसते हैं, इसी तरह यहाँ पे चौहान साहब क्यों इतने गरजते बरसते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे खान साहब एक अमरीकी सदर की तरह एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद होते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी 2 और लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। और चौथे हैं आपके जो एडवाइज़र ऑन इंफॉर्मेशन है, क्या नाम है, जो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, इफ्तिखार दुरानी साहब हैं। ये बैठ के स्ट्रेटेजाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पै जाने वाला जो एक मैसेज है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी उनकी तरफ से आ रहा है, और वो उन्होंने खुद ही कसर छोड़ी जो उन्होंने कहा। अब कौम से खिताब इस किस्म का खिताब नहीं होता, आप कौम से खिताब कर रहे हैं, इतनी धमकी वाला नहीं होता, ये मैं समझता हूँ। बात ये उनके लेवल तक ठीक है जो उनके स्पोक्समैन है। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर जो शरीर रवान साहब कह रही थी वो भी ठीक है। इनको देखें, अगर हुकूमत चलानी है और पार्लियामेंट्री निज़ाम चलाना है तो मैं पूरी तरह मुतफ़िक हूँ शरीर रवान साहब से कि ये जो नैरेटिव है ना जो इमरान खान साहब को, ये बहुत जल्द बदलना पड़ेगा। ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। या अगर करना है तो ऐलानात ना करें बार बार उसके, मतलब इदारों को काम करने दें, इदारे अपना रास्ता खुद बनाएं। जो गिल्टी महसूस होता है, जो करप्ट लगता है, देखें ना काम करने के जो है ना वो गुड गवर्नेंस के वो साथ साथ कर रहे ही है, मुझे यकीन है कि ये कर रहे होंगे। देखें ना, एक तो पाकिस्तान को उन्होंने जो एक थोड़ा सा एक रिस्पाइट तो मिल गया ना, उस पर तो इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी काविशों का नतीजा है। जहाँ तारीफ़ करनी चाहिए वह करनी चाहिए, लेकिन अब अपोजिशन मोड से हुकूमती मोड में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। नॉन डिलीवरी जो है उसका तेज़ जुमले और गाली गलोच और धमकियों से उसका कोई सब्सिट्यूट। ये भी तो हो सकता है निज़ामी साहब के इमरान खान जो हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनके जहन में ये हकीकतन ये सोचते हों कि भाई इतना पैसा लूटा गया, अरबों रुपया लूटा गया। अब जैसे हम बार बार बात करते हैं वो JIT केस की, तो उसमें 800 अरब रुपए तक की बात हो रही है। नहीं, यकीनन वो हकीकतन वो समझते हैं। हाँ। लेकिन वो उससे निपटने के कुछ तरीके जो हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पर मतलब है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। ज़बान ज़रूरी नहीं है कि वैसे हो। वो इदारों को की मजबूती के लिए काम करें, इदारे अपना काम करते रहें ताकि ये तासुर ना मिले। ये तासुर जो है कि नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि विच हंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब देखें ना, ये तो उन्होंने कहा ना, अभी परसों उन्होंने कई दफ़ा वो बुला चुके हैं नैब के चेयरमैन, उसको तो ठीक करे ना, ताकि मतलब है इंसाफ ना सिर्फ वो होता हुआ भी नजर आए। इस सारे मामले में आपको मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है? फजल रहमान तो आउट ऑफ जॉब पॉलिटिशियन है। जब तक के हुकूमत में ना आए
वो कैसे भाग दौड़ तो बड़ी कर रहे हैं, इधर मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि यार लेकिन किसी उनको वक्त भी है, सिस्टम को टाइम भी है उनके पास। फजलुर रहमान साहब को भी यही सूट करता है कि ये सिस्टम ज़्यादा ना चले ताकि कोई नई अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो। सिस्टम जो इतनी जल्दी कहीं नहीं जाता क्योंकि इमरान खान साहब का किला मजबूत है। किला मजबूत है, ये बात ठीक है। ये मैं सवाल आपसे पूछने की बात है। एनीवे बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।